हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं के डी फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। आज जो सेशन है सबसे शानदार सेशन होने वाला है आपको, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम पे पूछा गया है। इस तरह से मैं एक सेट लाया हूं, ठीक है। उस सेट में हम देखेंगे कि किस तरह से सवाल पूछता है एग्जाम में। ये होगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस, क्योंकि इस क्लास को आप मिस ना कीजिए, आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। ये होगा आपका इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। तो जो अभी इस चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे चुका हूँ। टेलीग्राम पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अभी तक 5 या 7 एग्जाम कंडक्ट ऑलरेडी हो चुका है, आगे भी होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी टेलीग्राम का लिंक से जाके ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम पे, और बहुत सारे शानदार क्वेश्चन अटेंड कीजिए और एग्जाम भी अटेंड कीजिए। तो चलते हैं आज का सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं एक सेट आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो सेट में किस तरह सा एसी सर्किट के ऊपर किस तरह सा क्वेश्चन पूछता है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज में हम बात करेंगे। तो अभी जो बात करने वाले हैं एक सवाल, ठीक है, वो दिया गया है आपको, एक कंडीशन दिया गया है, वन कंडेंसर। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं अभी डिस्प्ले पे आपको दिया गया है, ये सवाल है आपके लिए जो इस सेट में डाला गया है। एक कंडेंसर है जो कि आपका करंट लेता है 4.4 एम्पियर, कितना वोल्ट में, 280 वोल्ट में, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है। उसमें आपका पूछा गया है कि कंडेंसर का वैल्यू क्या है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इधर जो कंडेंसर दिया गया है वो कंडेंसर कैपेसिटर को ही इधर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इधर आप कैपेसिटर का वैल्यू निकालने के लिए आपको पूछा गया है, तो कैपेसिटर आप कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कैपेसिटर का वैल्यू निकालने में। मेरे हिसाब से तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको, जो निकलने हैं। और अच्छी बात दूसरा देखिए, आपको इसमें एक डाटा टेबल क्रिएट करना चाहिए। कौन सा डाटा दिया गया है, देखिए पहले ये वाला एक डाटा दिया गया है, ठीक है। एक दिया गया है 280 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का एक डाटा दिया गया है। तो आपको लिख लेना चाहिए करंट कितना टेकअप कर रहा है, 4.4 एम्पियर, इस तरह सा, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया गया है, 280 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको कितना, 50 हर्ट्ज। इस तरह सा डाटा टेबल आपको तैयार करना चाहिए। आपको पूछा क्या गया है, कैपेसिटेंस का पूछा गया है। तो आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला एक है आपका, कौन सा फॉर्मूला है, एक ही है आपका, एक्स इक्वल टू 1/2πfc, ठीक है। इसमें आपका सी टर्म आ रहा है, तो अगर इसमें आप सी निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2πfxc, इस तरह से आप निकालेंगे। तो पहले आपको एक्सी का पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हैं। तो एक्सी कैसे निकालेंगे, देखिए करंट और वोल्टेज दिया गया है। ऐसे सर्किट में वोल्टेज बाय करंट, इसमें रेजिस्टेंस नहीं आता है, आपको उधर इम्पीडेंस में कैलकुलेशन कर रहा है। अगर ये वाला सर्किट सिर्फ कंडेंसर का पूछा गया है, इसलिए आप एक्सी निकालेंगे किस तरह से, एक्सी इज इक्वल टू V/I, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज कितना दिया गया है, 280, ठीक है, 280 वोल्ट, और करंट कितना दिया गया है, 4.4, हाँ करंट 4.4। अगर आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका यह वाला आपका आ जाएगा 60.63, कुछ इस तरह से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एक्सी का वैल्यू पता चल गया, सिंपल सी बात, अगर आपको एक्सी का वैल्यू पता चल गया है तो डालिए ना, इस फॉर्मूला पे डालिए, आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। कोई एकदम से भी छोटा सा भी दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, हम भी डाल लेते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। 1/2 पाई का वैल्यू डाल दीजिए। पाई का वैल्यू कितना है, 3.14, ठीक है। ये वाला भी याद कर लीजिए, पाई का वैल्यू है 3.14, इज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी दिया गया है कितना, 50, एक्सी कितना निकल आया है, 63.63। आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। मैं तो सोल्यूशन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट है आप सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन करने के बाद ये वाला आपका निकल आएगा 50 माइक्रोफैराड, ठीक है, माइक्रोफैराड, क्योंकि आपका सोल्यूशन जब आप सोल्यूशन करेंगे आपका कुछ वैल्यू बहुत
छोटा अमाउंट में आएगा, मतलब 50 इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 के बराबर। ठीक है, तो -6 को मैं माइक्रोफैराड करके लिख सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं कितना शानदार सा क्वेश्चन एग्जाम पे आता है। इस तरह सा सवाल आपको बहुत एग्जाम पे पूछने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये वाला एक शानदार सवाल दिया गया है आपको। व्हेन ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज द फॉलोइंग करंट इज। ठीक है, आपको एक दिया गया है आपको एक दिया गया है 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिया गया है, जो कि करंट हो रहा है 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, वोल्टेज का दिया गया, इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आपको करंट के बारे में पूछा गया है। मैं आपको क्या बोला था, पहले एक आप डाटा टेबल बनाएंगे। तो चलते हैं एक डाटा टेबल बनाते हैं। देखिए क्या क्या वैल्यू दिया गया है। सी का दिया गया है, कैपेसिटेंस कितना दिया गया है 140 माइक्रोफैराड, वोल्टेज कितना दिया गया है 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको 50 हर्ट्ज। पूछा गया क्या है, करंट के बारे में। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम हम इसके पहले जो करके आए थे, जो दिया गया था सवाल, तो उस सवाल में क्या दिया गया था, उसका रिवर्स में दिया गया था। पहले आपको उधर एक्सी निकालना पड़ता था। ठीक है, एक्सी कैसे निकालते हैं, वी बाई आई करके निकालते हैं। फिर एक्सी को सी पुट करना वाला है। उस प्रॉब्लम का डिटो ऑपोजिट में ये वाला जाइए, मतलब आपको आई का पूछा गया है। तो करंट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स सी करेंगे। ठीक है, तो एक्सी इधर कहीं भी दिया ही नहीं गया है, तो एक्सी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक्सी निकालने के लिए का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई एफ क्या है सी। ठीक है, तो देखिए इधर एफ का पता है, सी का पता है, तो एक्सी आप आसानी से इधर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पोस्ट कीजिए और आप सोल्यूशन कीजिए इसका, एक्सी किस तरह से निकालते हैं आप। ठीक है, जिनका भी नहीं निकला है वो आप इधर देख लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इज देखिए पाई का वैल्यू 3.14, बार बार मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए 3.14। एफ का कितना है 50। अब आया सी का, देखिए सी का दिया गया कितना 40 माइक्रोफैराड है, सॉरी 140 माइक्रोफैराड, मतलब 140 इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। इधर मैं 10⁻⁻6 को अगर नीचे ना लेके ऊपर लिखता हूं तो हो जाएगा आपका 10⁻6। ठीक है, आप अगर इसको आसानी से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। जल्दी से इसका सोल्यूशन निकालिए, कितना आता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 22.75 आपका आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, यूनिट किस में आएगा, ओम में। देखिए रिएक्टेंस दिया गया, रिएक्टेंस का यूनिट ओम है। ठीक है, ये भी एक सवाल है आपका, रिएक्टेंस का यूनिट है आपका ओम। तो देखिए आपको एक्सी का पता चल गया, वैल्यू तो वोल्टेज का तो दिया गया है 250, तो आसानी से निकल सकते हैं करंट। आई इज इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया गया है 250 इज मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे 22.75। आपको अगर मैं पूछूंगा कि किस तरह से करेंगे सर, 250 डिवाइड बाई 22.75 ये कर लेंगे। ठीक है, ये करने से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा, देखिए 10 के आसपास आ रहा है। देखिए 10 आएगा आपका 10.98 आपका आएगा आंसर। ठीक है, तो अगर 10.9 आएगा वो आपका इक्विवेलेंट होगा 11 एम्पियर से। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है आपका 11 एम्पियर, ये होगा आपका सही आंसर। कोई भी इतना दिक्कत नहीं है इस प्रॉब्लम पे। देखिए एग्जाम पे फिलहाल तो इस तरह सा ही कुछ सवाल पूछता है आपको। तो अब जो एक सवाल है बहुत ही मतलब आसान सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ये वाला सवाल मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन इसको कर पाता है या नहीं। आपका सवाल दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पूछा गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का आपका पूछा गया है। इन चारों डायग्राम से कौन सा जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का आपको बताना है। ये है वोल्टेज, ये है करंट, ये है वोल्टेज, ये है करंट। दूसरा दिया गया है वोल्टेज करंट, और एक दिया गया है
वोल्टेज करंट, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में जो सवाल पूछा गया था एग्जाम में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं इसलिए आपको बताया था, और बहुत कुछ आप उस टाइम पे सोच रहे हैं क्योंकि ये वाला सवाल हमारा नहीं आ सकता। देखिए ये वाला सवाल भी एग्जाम पे आया हुआ है, ठीक है। तो इन हिसाब से आप बता सकते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का ये वाला सवाल, क्योंकि मैं बताया था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, ठीक है। वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं। जहाँ पर आपका करंट लैग कर रहा है वो आपका आ जाएगा इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। जहाँ पे करंट आपका लीड कर रहा है वो आपका आ जाएगा कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं और आगे में क्या दिया गया है सवाल देखते हैं। तो देखिए ये रहा सवाल आपके लिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप मेरे हिसाब से आप इसको सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। एन ऐसी सर्किट है 40 ओम आपका रेजिस्टेंस दिया गया है, 90 ओम आपका रिएक्टेंस दिया गया है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इधर देखिए आपका एक्सेल मेंशन किया गया है, ठीक है। 90 ओम एक्सेल मेंशन किया गया है एंड 60 ओम एक्सी इन सीरीज, द इम्पेडेंस जेड इज इक्वल टू, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला मैं आपको बताया था। इसमें अब तक जो जितना भी डिस्कशन कर लिया हूँ ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको नहीं बताया हूँ, सब आपको बता के चला। तो मेरे हिसाब से ये वाला सलूशन आपको निकलने में बहुत आसान होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सलूशन निकालते हैं। तो आपको पूछा क्या गया है जेड के बारे में। तो जेड का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। ये फॉर्मूला किस किस को याद नहीं है आप इधर आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम पूछ सकता है नहीं, पूछा हुआ है ऑलरेडी, पूछ सकता है। मैं क्या बताऊँ, मेरा भी दिमाग खराब है। देखिए मैं सेट ही हाथ में पकड़ के ये बता रहा हूँ कि पूछ चुका होगा शायद, पर देखिए ये वाला सवाल आपको एग्जाम में पूछा हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए अब आप डाटा टेबल बनाए, कितना रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 40 ओम, एक्सएल कितना दिया गया है 90 ओम, एक्सी कितना दिया गया है आपका 60 ओम, ठीक है। जेड का पूछा गया है तो सारे वैल्यू तो आपको मिल गया है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आर का कितना है 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 90 माइनस एक्सी कितना है 60 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा 1600 प्लस इसमें अगर यह आपका आएगा 900, ठीक है, का होल रूट ओवर। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन करेंगे आपका आएगा 2500 का रूट ओवर। अगर 25 का 00 का रूट ओवर आया है तो 50 ही आपका आएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में 50 है कि नहीं, देखिए 50 है ऑलरेडी ऑप्शन, तो हमारा आंसर सही निकला आया है। आंसर ये वाला है आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से आपका निकल आता है। और बहुत कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, मैं भी ये आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए थ्योरी में आपको क्या क्या पूछा गया है। आपको इधर पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज इन द फ्यूज मटेरियल। आपको तो ये पता है कार्बन आपका नहीं यूज होता है, इसके बाद नहीं मैं बोल रहा हूँ। ऐसी सर्किट में देखते हैं कितना दिया गया है। देखिए स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन इंडिया, इंडिया का कितना स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। सही तो बात है ना, इंडिया का जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ये आपको ज़्यादा पूछा आता है, ठीक है। कितना है 50 हर्ट्ज, इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है। कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। इतना आसान सवाल अगर एग्जाम पे मिस करके आओगे तो लाइफ भर पछताओगे कि क्यों मैं क्वेश्चन को छोड़ के आया हूँ। तो देखते हैं और ऐसी सर्किट में क्या है। हाँ इधर दिया गया है कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट एम्पियर और ओम, ठीक है। आपको सवाल पूछा गया है कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है। देखिए लिख लेता हूँ, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस का पूछा गया है, दिया गया है ऑप्शन में दिया गया है आपको वोल्ट एम्पियर ओम, ठीक है। वोल्ट एम्पियर ओम नॉन ऑफ दिस। तो बताइए सही आंसर क्या है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, आप ये मेरे को सोल्यूशन देंगे कमेंट में, ये आपको बताना है, ठीक है। यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस आंसर क्या है, तो देखते हैं और क्या दिया गया है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पूछा गया है, आप तो पता होगा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, बहुत आसान सवाल दिया गया है। हाँ, एक सवाल है, देखिए ये वाला सवाल एसी सर्किट का नहीं है, ठीक है। सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर आपको बताऊंगा तो आप भी देख के, ये देखिए एक सवाल दिया गया आपका 1000 वाट हीटर वर्क डेली सवाल दिया गया है। तो ये वाला सवाल का आप आंसर निकालिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह सा सवाल आपको एग्जाम पे डाल देगा तो कोई भी टेंशन नहीं है, मैं एक अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, आप उसको अगर कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर कुछ इस तरह से सवाल आता है ना तो सबको साथ में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मतलब आपका पावर कितना दिया गया है 1000 वाट, ठीक है। कितना दिन के लिए दिया गया है, डे में दिया गया है आपका कितना 30 दिन, 30 डे, मतलब 30 दिन के लिए आपको दिया गया है। कितना रुपया कितना पड़ता है, अमाउंट कितना आता है आपका 35 पैसे में आता है, ये थोड़ा दिया गया है इम्पोर्टेंट, ठीक है। 35 पैसे में आपका आएगा, ठीक है, 35 पैसे। तो अगर इस तरह सा प्रॉब्लम दिया गया है, देखिए आपको यूनिट कैलकुलेशन में पड़ता है, मतलब आपका घर में इतना वाट कंज्यूम होता है, मतलब 100 वाट आपका घर में कंज्यूम होता है। आप दिन में 10 घंटा जलाते हैं, तो 10 घंटा में 100 वाट अगर जलाएंगे तो कितना ही आएगा, कितना आपका एनर्जी कंज्यूम होगा 1000 वाट, मतलब 1 यूनिट के बराबर। तो 30 दिन में कितना यूनिट कंज्यूम करेंगे 30 यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो 30 यूनिट अगर कंज्यूम करेंगे तो उसका टैरिफ के हिसाब से, मतलब जितना आपका टैरिफ देना पड़ता है उस टैरिफ के हिसाब से निकल के दिया जाता है। आसानी से कैलकुलेशन है, थोड़ा समझना जरूरी है। तो देखिए इस वक्त हम सबको, तो आपको एक दिन में कितना कंज्यूम करते हुए पता होना चाहिए। देखिए एक दिन में एनर्जी कंज्यूम 1 डे, वन डे में आप कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, देखिए 1000 वाट इज मल्टीप्लाइड बाय डेली आपका कितना 4 घंटा जलता है, तो 4 घंटा जलता है मतलब इतना यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट आप कंज्यूम करते हैं। देखिए 1 यूनिट जो बराबर कितना 1000 वाट के साथ, ठीक है, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए। 1 यूनिट बराबर है आपका 1000 वाट के साथ। तो अभी ये 1 डे का निकल आया, तो 30 दिन का पूछा गया है, तो 30 दिन में कितना आएगा 4 यूनिट इज मल्टीप्लाइड बाय 30, मतलब 120 यूनिट आपका कंज्यूम हो रहा है, 120 यूनिट कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। आपको दिया गया है कितना 35 पैसा दिया गया है, ठीक है, 35 पैसा दिया गया है। अब आप निकल सकते हो आसानी से, अगर 35 पैसा दिया गया है तो अभी आप आसान से निकल लीजिए कि वो 120 यूनिट दिया गया है आपका, 120 इज मल्टीप्लाइड बाय 35 पैसे, ठीक है। 35 पैसे में अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, इतना पैसे आपका आएगा, ठीक है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना पैसे आपका 4200 पैसे में आएगा। अगर आप उसको रुपया में कन्वर्सन करेंगे तो नीचे डिवाइड कर लीजिए, तो 42 रुपया आपका आएगा, जो सही आंसर। तो ऑप्शन में देखिए 42 कहाँ दिया गया है, 42 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नॉन ऑफ दीजिए आपका आंसर। देखिए सवाल देखिए किस तरह से आपका आ सकता है, मतलब इस तरह सा सवाल ही आपका थोड़ा एग्जाम में आपको दिक्कत में डाल सकता है। कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही डिफिकल्टी दे दिया है पैसे में, आप ये देख के घबरा जाएंगे। कोई भी घबराने का जरूर नहीं, इस पैसा को सिर्फ लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर पैसा में दिया है तो पैसा में आंसर आएगा, रुपया में दिया गया है रुपया में आंसर आएगा। अगर पैसा में दे के आपको पूछा गया है रुपये में, तो उस तरह सा कन्वर्सन थोड़ा करना पड़ेगा, और कोई चीज़ जो ज़्यादा नहीं दिया होगा, ठीक है। तो चलते हैं और क्या दिया गया है देखते हैं।
अभी ये जो दो सवाल दिया है, इस सवाल को आप थोड़ा चेक कीजिए। सवाल में क्या दिया गया है, इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। सवाल में दिया गया है इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, करंट इन फेज विद द वोल्टेज या लैग बिहाइंड द वोल्टेज या लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और कैन लीड और लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये सवाल बहुत आसान सवाल है, क्योंकि इसका ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पूछ चुका हूँ, आप इसको आसानी से दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट आपका करंट और वोल्टेज आप एक ही फेज में आपका रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये वाला सवाल पूछा गया है, द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल कैपेसिटर, बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल कैपेसिटर, सबसे अच्छा प्लेस कहाँ हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं, फार अवे फ्रॉम द इंडक्टिव लोड, वेरी नियर टू द इंडक्टिव लोड, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड, एनीवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन इधर सी होगा, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लूप को एक्स में क्यों लगाया जाता है, पावर फैक्टर को मिनिमाइज कर, मतलब इंडक्टिव सर्किट में लैगिंग पावर फैक्टर होता है ना, जो आपके लिए बहुत कम एफिशिएंट होगा, इसलिए उधर हम कैपेसिटर को एक्रोस में लगा के उसका पावर फैक्टर को हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको एक्रोस में लगाना पड़ता है। तो इस तरह से सवाल आपका बहुत एग्जाम पे आता है। अभी जो देने वाला हूँ आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इस होमवर्क को घर से करके लेके आएंगे होमवर्क। तो देखिए पहला तो होमवर्क दिया गया है, जो कि इसमें है, एक सवाल था, दो कैपेसिटर है जिसको पैरेलली में कनेक्शन किया गया है, ठीक है। दो कैपेसिटर को पैरेलली में कनेक्ट करके उसका आपका एक सोर्स सप्लाई दिया जा रहा है, एक का है 80 माइक्रोफैराड है, दूसरा का भी है 80 माइक्रोफैराड है। तो पूछा गया है टोटल कैपेसिटेंस कितना है, टोटल कैपेसिटेंस सर्किट में कितना है आपको पूछा गया है। ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी आप इसको सोल्यूशन करिए, अगर नहीं होगा तो क्लास में देखेंगे। दूसरा जो एक सवाल दिया गया है, टू लैंप ऑफ 500 वाट, दो लैंप दिया गया है, $500 watt each are connected in parallel, connected in parallel, their total wattage will be equal to, the total wattage will be equal to कितना होगा, 1000 वाट या 500 वाट या 2000 वाट या 250 वाट। इस तरह सा सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर में सोल्यूशन करके ले आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, सेशन को ज़्यादा लंबाई नहीं करते, क्योंकि देखिए एक सेट में आपका डिस्कशन कर चुका हूँ, कितना जो सवाल पूछ चुका है, लगभग 8 या 9 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक 80 मार्क का सेट में 8 या 9 क्वेश्चन ऐसी सर्किट का ऊपर सिर्फ प्रॉब्लम पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कितना क्वेश्चन आपका ऐसे सर्किट में आता है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऐसे सर्किट, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी क्लास को अटेंड कीजिए और उसका ऊपर का प्रॉब्लम को भी अटेंड कीजिए, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए। देखिए मेरी बात मानिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने से ही आपका प्रॉफिट है, ठीक है। आप अगर एग्जाम अटेंड करके आपको लगेगा कि नहीं मेरा इधर प्रॉफिट कुछ नहीं मिला, तो आप नहीं होइए उसमें, पर एग्जाम एक अटेंड कीजिए तो पता चलेगा आपका कितना प्रॉफिट है उधर, ठीक है। तो आज का सेशन को यही खत्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।